क्लोजर लुक लेते हैं और इसके लिए बहुत शानदार माइंड मैप है। खुद से अपनी प्रशंसा तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये माइंड मैप की प्रशंसा किए बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। खुद अपने हाथों से बनाया है तो इसलिए ज्यादा प्रेम है इस माइंड मैप से। तो वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंजेटिका, पता ही है आप लोगों को। एक स्तनधारी प्रजाति है, पता ही है। ज्यादातर लोग इसे मछली के रूप में जानते हैं, लेकिन डॉल्फिन मछली नहीं है। ठीक है। एक जमाने में पटना में मछली बाजार में डॉल्फिन बिकती थी मछली की तरह, और इसको सोंस मछली कहते थे। ठीक है। सोंस इसलिए कहते थे कि जब डॉल्फिन आवाज निकालती है तो वो सीटी, तेज सीटी की तरह आवाज निकालती है, तो वहां से ये नाम आता है सोंस। लेकिन अब पिछले 2 दशक में और खास तौर पे 2007-8 के बाद इस दिशा में इतनी जागरूकता हो गई है कि अब पटना तो छोड़िए, इंडिया में कहीं भी मार्केट में डॉल्फिन बेची नहीं जा सकती। वो वक्त था जब थोड़ी अज्ञानता में ऐसा हो गया। ठीक है। कई प्रकार के डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, जाहिर है हमने बात की है कि डॉल्फिन की प्रजातियां खारे जल की भी हो सकती हैं, डॉल्फिन की प्रजातियां मृदु जल की भी हो सकती हैं। तो कई प्रकार की प्रजातियों में से एक है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन ही है। इंसानों के प्रति डॉल्फिन का, खासतौर पे समुद्री डॉल्फिन का व्यवहार देखने लायक है। दुनिया के कई देशों में डॉल्फिन के शो चलते हैं। दुनिया के कई देशों में डॉल्फिन के शो चलते हैं, और डॉल्फिन के शो में डॉल्फिन और ह्यूमन का इंटरेक्शन बड़ा ही रोचक होता है, बेहद रोचक होता है। मैंने तो टीवी पे देखा है, कहीं ऐसे नहीं देखा, लेकिन वो बहुत रोचक होता है। ठीक है। और ये तो बस एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन की जो वॉइस कॉर्ड होती है, कंठ जो होता है, वो लगभग 600 अलग तरह की आवाजें निकाल सकती है। 600 अलग तरीके की आवाज। सीटी बजाने वाली एकमात्र जलीय जीव है। म्याऊं म्याऊं भी कर सकती है बिल्लियों की तरह, लेकिन थोड़े थोड़े तेज आवाज में कर सकती है। और यकीन करोगे, मुर्गे की तरह आवाज निकाल सकती है। और डॉल्फिन, अगर आप बायोलॉजिकली देखो तो ये दृष्टिहीन है। ठीक है। तो ये अपना शिकार और भोजन कैसे ढूंढती है? डॉल्फिन सीटी वाली आवाज निकालेगी, वो आवाज वाटर में ट्रेवल करेगी, और फिर सामने एक मछली से टकरा करके वो आवाज वापस आएगी। और डॉल्फिन को अंदाजा चलता है कि अच्छा, इतनी दूर पे शिकार है। तो डॉल्फिन के पास इस तरह के रिसेप्टर हैं कि वो रिफ्लेक्टेड साउंड के बेसिस पर अपने शिकार को लोकेट कर लेती है, और सूंघने की भी क्षमता बहुत जबरदस्त है। और डॉल्फिन एक मांसाहारी जलीय जीव है। तो एक मैंने फोटो बनाया आप लोगों के लिए, चाहूंगा कि आप लोग इसको गौर करें। तो ये है डॉल्फिन। ठीक है। ये है डॉल्फिन, और ये डॉल्फिन ने देखो आवाज निकाली, और ये ध्वनि की तरंगें ऐसे गई। मछलियों का एक झुंड इधर से आ रहा है ना। और ये काफी खुश दिख रही है, ये मछलियां अगर गौर करो तो ये मछलियां काफी खुश दिख रही हैं। इनको ऐसा लगता है ना, इन मछलियों को ऐसा लग रहा है कि डॉल्फिन को तो नजर ही हम नहीं आ रहे होंगे, लेकिन डॉल्फिन ने सीटी मारी, ध्वनि की तरंगें ऐसे गई मछलियों के झुंड से टकरा करके। ठीक है। ये ऐसे ऐसे वापस आई, और डॉल्फिन के पास रिसेप्टर हैं। डॉल्फिन के पास रिसेप्टर है, और डॉल्फिन को पता चल जाता है कि अच्छा, इधर से आ रही हैं मछलियां, और मछलियां अपने में मगन है कि देखो, इस डॉल्फिन को तो हम दिख नहीं रहे, ये सीटी बजाते हुए कहीं जा रही है डॉल्फिन, जबकि डॉल्फिन ने सीटी बजाया ही था इनका पता लगाने के लिए कि ये कहां पे है। राइट। और उसके बाद डॉल्फिन और मछलियों का इंटरैक्शन होता है। कैसा इंटरैक्शन होता है वो आपको पता है कि कैसा इंटरैक्शन होता है। बहरहाल, डॉल्फिन को बहुत बहुत ज्यादा संरक्षण प्राप्त है। गंगा नदी की डॉल्फिन को बहुत ज्यादा संरक्षण प्राप्त है। साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। साइट्स जो वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की एक संधि है, उसमें परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। इसका मतलब है कि किसी भी रूप में, किसी भी देश में इसके शरीर या इसके पूरे शरीर के किसी अंग या पूरे डॉल्फिन के व्यापार पर प्रतिबंध है। पहला, आईयूसीएन में लुप्त प्राय है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में है। दूसरे शब्दों में सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त है। और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो एक कन्वेंशन है, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, सीएमएस, उसमें परिशिष्ट 2 में है। उसमें परिशिष्ट 2 में है वो प्रवासी प्रजातियां जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है, या जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोग से काफी लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के इन 3 संधियों में इनको काफी, 2 संधियां और एक जो है हमारा इंटरनल लॉ, यहां पर डॉल्फिन को काफी संरक्षण मिला हुआ है। तो ये हो गई इसके संरक्षण की स्थिति पर। अब बात करते हैं कि डॉल्फिन की गणना हम लोग कैसे करते हैं।
ये सब कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दो तरह से इनकी गणना होती है। गणना के लिए प्रत्यक्ष गणन पद्धति अपनाते हैं। तो प्रत्यक्ष गणन पद्धति में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के बोट होते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बोट के माध्यम से एक टाइम में बहुत सारे बोट नदी में होते हैं जिनके माध्यम से इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बहुत रिलायबल संख्या नहीं मिलती है क्योंकि डॉल्फिन मूव करती रहती हैं। तो अब आजकल क्या चलता है, टैंडेम बोट सर्वे, कि एक ही समय में डॉल्फिन जितने इलाकों में है, एक ही समय में डॉल्फिन जितने इलाकों में है, हर जगह ऑब्जर्वेशन बोट तैनात हो जाएगी। मतलब गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हर जगह पहले से तय रहता है कि अगले महीने की इस तारीख को हमारे ऑब्जर्वेशन बोट रहेंगे। तो टैंडेम एक वक्त में, ओके। और उसके बाद जो है इन सारे बोटों से डॉल्फिन की गिनती होती है ताकि डॉल्फिन की गिनती में कोई दोहराव ना हो। और उससे जो नंबर प्राप्त हुआ है, तो मोटे तौर पे यह पता चलता है कि गंगा नदी में 1800 डॉल्फिन के करीब है। और 1800 डॉल्फिन जो है, माना जा सकता है कि नदी के परितंत्र के स्वास्थ्य पर यह एक अच्छी टिप्पणी करता है कि नदी का परितंत्र जो है, जितनी डॉल्फिन की संख्या होगी, आप मान के चलो कि नदी के परितंत्र के स्वास्थ्य पर आप उतनी अच्छी टिप्पणी कर सकते हो। अच्छा, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि गंगा नदी में डॉल्फिनों की संख्या बढ़ी है, कम हुई है, क्योंकि इसके लिए आपको तुलना करना होगा, और तुलना के लिए आपके पास पीछे का डेटा होना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या का एक वैज्ञानिक अनुमान हम लोगों ने लगाया है। तो इस नाते जो है, राइट, इस नाते जो है, हम अभी तक तुलनात्मक तरीके से नहीं कह सकते कि ये बढ़ा घटा क्या हुआ, बट इतना जरूर है कि ये जो डॉल्फिन है ना, ये बहुत ही ये जो डॉल्फिन है, ये बहुत ही अच्छी खासी संख्या में आज की डेट में है। 1800 डॉल्फिन कम नहीं होती है, लेकिन इसके संरक्षण के जो प्रयास चल रहे हैं, आने वाले वक्त में ये जो है संख्या बढ़ेगी ही। अब हम आते हैं गंगा डॉल्फिन पे। तो गंगा डॉल्फिन जो है, पर्यावास क्षेत्र की अब बात हो रही है, तो ये केवल मृदु जल में रह सकती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और मेघना, ठीक है, के नदी के अपवाह तंत्र में, और इसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं। भारत में कौन कौन से राज्य हैं जहां पे डॉल्फिन पाए जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और असम है। असम ब्रह्मपुत्र की वजह से। और अगर डॉल्फिन से आप पूछिए कि तुम्हें कहां रहना पसंद है, तो डॉल्फिन ऐसे जवाब तो नहीं देगी, लेकिन डॉल्फिन आपको कम से कम अपनी संख्या से आपको एक आइडिया दे देगी कि इन नदियों में आप देखते हैं कि गंगा अच्छी खासी संख्या में, ये डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन अच्छी खासी संख्या में पाई जाती है। गंगा की मुख्य धारा चंबल नदी, घाघरा नदी, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र जो है, वो इसकी पसंदीदा अपवाह अधिवास नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ये सवाल था, मैं जवाब दे दूं। अच्छा, कोई जो है सो कह रहे हैं कि गंगा हमारे बगल में है लेकिन दिखता नहीं है। अच्छा, कोई कह रहे राजस्थान में नहीं है। अरे है, ठीक है, तुम्हें नहीं दिखा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। मैं रणथंभौर गया पहली बार, एक भी टाइगर नहीं दिखा, तो मैंने तो आके किसी को नहीं कहा कि रणथंभौर में टाइगर नहीं दिखा, है ना। अब हम आ जाते हैं इस पर, खतरे पर। अच्छा, ये फोटो देखा था आप लोगों ने गंगा नदी की डॉल्फिन का? ये है गंगा नदी की डॉल्फिन। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं इस पर आए हुए खतरों की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं खतरों की। तो सबसे पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन की शीट वगैरह, बोतल, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह लोग यूज करते हैं, थ्रो कर देते हैं। और यूज और थ्रो करने से क्या होता है कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक डॉल्फिन कई बार गलती से खा लेती है। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि डॉल्फिन ऐसे कोशिश करती है, और इसके सर्वाइवल की सबसे ज्यादा संभावना जो होती है वो फ्रेश वाटर में ही होती है। फिर कई बार मछली पकड़ने वाले जाल में डॉल्फिन गलती से पकड़ में आ जाती है, जिसकी वजह से डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है। नदियों में गाद का जमा होना, सिल्टेशन, वो है। तेल प्राप्त करने के लिए इनका शिकार किया जा सकता है। डॉल्फिन काफी फैटी मैमल होती है, और इसके तेल के कई सारे मेडिसिनल गुण बताए जाते हैं। वहां पे नदी पर बैराज और बांध बन रहे हैं, इसकी चर्चा पहले भी हमने की थी गंगा नदी के सिलसिले में। तो नदी पर बैराज और बांध बनते हैं, तो इससे पानी की प्रवाह को बाधा पहुंचती है, और डॉल्फिन के माइग्रेशन को
बाधा पहुंचती है। अब हम बात कर लेते हैं संरक्षण के उपायों पर। तो 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, 2010 में औपचारिक घोषणा हो गई और भारत सरकार ने इन जीवों को के शो पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार का कहना है कि डॉल्फिन का एक व्यक्तित्व है, एक आइडेंटिटी है और आप इसको डिग्रेड नहीं कर सकते इसका शो करके। तो ऐसा करने वाले देशों में भारत दुनिया का पहला देश है जिसने डॉल्फिन के शो पर इसलिए बैन लगाया है ताकि डॉल्फिन का हम ऐसे हनन ना कर सके कि अरे ये तो कोई भी एनिमल है जिसका कि शो कर सकते हैं। तो एनिमल की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, इसकी बुद्धिमत्ता और आत्मचेतना का रिस्पेक्ट करते हुए भारत दुनिया का पहला मुल्क है, पहला देश है जिसने डॉल्फिन के शो पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और हमने मिशन क्लीन गंगा में, चाहे वो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हो या नमामि गंगे हो, उसमें डॉल्फिन के संरक्षण पर विशेष रूप से हमने बल दिया है। और याद करिएगा कि 2020 महज 3 साल पहले, अभी 15 अगस्त आ रहा है 2023 का, तो 2020 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 2 घोषणाएं की थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर मिशन लायन चलाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर मिशन डॉल्फिन चलाएंगे। ठीक है, तो मिशन डॉल्फिन की घोषणा जो बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे होगा, वो हमने 2020 में वो घोषणा की थी। बिहार में भागलपुर जिले में विक्रमशिला अभयारण्य है। ठीक है, विक्रमशिला अभयारण्य में डॉल्फिन के संरक्षण के कई काम चल रहे हैं। प्रस्ताव यह भी था कि डॉल्फिन की कैप्टिव ब्रीडिंग की जाएगी, फिर लगा कि कैप्टिव ब्रीडिंग की वैसी कोई जरूरत है नहीं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और गुवाहाटी का जो शहरी प्रशासन है उसने शहर जीव के रूप में, नगर जीव के रूप में डॉल्फिन को मान्यता दी है। तो गुवाहाटी शहर का नगर जीव जो है वो डॉल्फिन है। ये सब कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक है, और फिर कई संगठन हैं ऐसे जो नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि डॉल्फिन के पर्यावास क्षेत्र की गुणवत्ता फिर से बनाई जा सके। और फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसकी एक सहयोगी संस्था है जिसको हम कहते हैं व्हेल और डॉल्फिन संरक्षण सभा। उसमें 2007 को इंटरनेशनल डॉल्फिन ईयर के रूप में मनाया गया। तो इन पर खतरे क्या हैं, इनके संरक्षण के क्या प्रयास किए गए हैं, वो सारी बातें अब हम समझ चुके हैं। अब हम भारत में पाए जाने वाले 2 और डॉल्फिनों की बात कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं हम्प बैक डॉल्फिन। ठीक है, हम्प बैक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बैक पर एक हम्प होता है, एक उभार होता है। जैसे कि ऊंट के बैक पर एक उभार होता है, उसको भी हम्प कहते हैं। तो ये हम्प बैक डॉल्फिन है। ठीक है, महासागरों में हम्प बैक डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, महासागरों में पाई जाती है, कई प्रजातियां हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन, या जिसको चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन भी कहते हैं। फिर हम कहते हैं अटलांटिक हम्प बैक डॉल्फिन होती है, और फिर हमारी अपनी हम्प बैक डॉल्फिन, हिंद महासागरीय हम्प बैक डॉल्फिन। ठीक है, तो हम्प बैक डॉल्फिन के बारे में महाराष्ट्र के बांद्रा वर्ली सी लिंक, समुद्र के ऊपर जो एक ब्रिज बना हुआ है, कभी बॉम्बे जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ड्राइव करते हुए। समुद्र के ऊपर बहुत लंबा ब्रिज बना हुआ है। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हम्पबैक डॉल्फिन के एक समूह को देखा गया था। सामान्यतः ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के तट पे तो होते ही हैं, लेकिन ये यहां भी देखे गए। तो हम्पबैक डॉल्फिन हिंद महासागरीय जो है वो भारत के तटों के आसपास मिलता है। ठीक है, और फिर हम्पबैक डॉल्फिन का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन हम्पबैक डॉल्फिन। और ये देखो, ये कैसी डॉल्फिन है, इसको हम कहते हैं इरावाडी डॉल्फिन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इरावाडी डॉल्फिन। इरावाडी डॉल्फिन भी इंडिया में पाई जाती है। तो इंडिया में डॉल्फिन 3 पाई जाती है, गैंजेटिक डॉल्फिन, हम्पबैक हिंद महासागरीय हम्पबैक डॉल्फिन और इरावाडी डॉल्फिन। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको थोड़ी गंभीरता से लीजिएगा। ये इरावाडी डॉल्फिन जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, और इसका नाम कहां से आता है, क्योंकि ये म्यांमार के इरावाडी नदी में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम इरावाडी डॉल्फिन है। वहां पे ये बड़ी संख्या में पाई जाती है और यही उनका मेन पर्यावास स्थल है। और पूरी दुनिया में इनकी संख्या जो है 7500 से कम है, और 7500 में से लगभग 6400 की संख्या जो है कहां पाई जाती है, बांग्लादेश में पाई जाती है। और भारत में उड़ीसा में जो चिलिका झील है वहां पे भी इरावाडी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, और इसका जल स्थिर होने के कारण ये डॉल्फिनों के लिए उपयुक्त है। और चिलिका झील में 144 की संख्या में इरावाडी डॉल्फिन थी। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए डॉल्फिन पे। तो न सिर्फ हमने
गंगा रिवर डॉल्फिन की बात कर ली, बल्कि हमने बाकी डॉल्फिन जो भारत के क्षेत्र में पाई जाती हैं उनकी भी बात कर ली। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था डॉल्फिन के ऊपर अब समाप्त होता है। और अगर